हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आपका जो है सी सेट 2015 का पेपर चल रहा था। आज इसका जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आपका 33वां प्रश्न है। यहाँ पर प्रधानाचार्य के एक पद और उप प्रधानाचार्य के 2 पदों के लिए चयन होना है। साक्षात्कार के पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाए गए 6 उम्मीदवारों में से केवल 2 उम्मीदवार प्रधानाचार्य के पद के लिए पात्र हैं, जबकि उप प्रधानाचार्य के पद के लिए वे सभी उम्मीदवार पात्र हैं। चुने जाने वाले उम्मीदवारों के सभी संभव संयोजनों की संख्या क्या है। देखिए, ये जो सवाल है आपका, ये कॉम्बिनेशन मेथड एक होता है, उससे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर बोला गया है टोटल कैंडिडेट कितने हैं आपके, 6 हैं कैंडिडेट। अब देखिए ध्यान देना है, 6 में से 2 कैंडिडेट जो है आपके प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं, लेकिन हमें चुनना कितना है, 1 चुनना है। तो यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन बनेगा 2C1, क्योंकि हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं एलिजिबल प्रधानाचार्य के लिए, 2 हैं, उनमें से हमें केवल 1 चुनना है। तो इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा 2C1। अब दूसरी यहाँ पे कंडीशन क्या बची है, अब बाद बाकी जो सारे जो उम्मीदवार हैं ये आपके वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए इसमें से आपका 6 में से 1 तो कैंडिडेट किसके लिए निकल गया, प्रिंसिपल के लिए निकल गया। अब बचे कितने, 5 बचे, और 5 में से हमें लेने कितने हैं, आपके वाइस प्रिंसिपल के लिए 2 पदों के लिए लेने हैं। तो यहाँ पर बनेगा 5C2। अब देखिए ये आपका एक एंड का केस है, और कॉम्बिनेशन में एंड का मतलब होता है, और का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। आई होप आप कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना जानते हो। अब देखिए कॉम्बिनेशन सॉल्व कैसे होता है हम ये बता दे रहे हैं। ये तो आपका ये वाला आ जाएगा 2 ही रहेगा। आपका 5C2 किससे सॉल्व करेंगे, तो 5 × 4/2, यानी कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन का जब भी होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी ऊपर नंबर लिखा है उसके बाद का एक नंबर मल्टीप्लाई, और नीचे जो दिया हुआ है उससे इसे भाग दे देते हैं। तो इसको इसका दे दिया हमने, तो यहाँ कितना बचा, यानी ये आ गई वैल्यू 10। तो यहाँ पर आपके 10, यानी यहाँ पर सभी जो चुने जाने वाले उम्मीदवारों के सभी संभव संयोजनों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर होगा आपका डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 34वां प्रश्न है अब आपका, एक विद्यार्थी को एक पाठ्यक्रम के लिए 5 विषयों नामतः वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित फर्स्ट और गणित सेकंड में से 2 विषयों को चुनना है। गणित सेकंड केवल तभी चुना जा सकता है जब गणित 1 भी चुना गया हो। यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि गणित सेकंड आप तभी चुनेंगे जब किसी कैंडिडेट ने यानी मैथ 1 लिया हो, तभी वो मैथ सेकंड ले सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन तो ये दी हुई है, मैथ 1 लेने के बाद ही वो जो है मैथ 2 ले सकता है, अदरवाइज वो मैथ 2 नहीं ले सकता है। विषयों के चुने जा सकने वाले संभव संयोजनों की संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देना, तो पहली आपकी जो है यानी कि पहला जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं। अब 2 में हमने मान लीजिए मैथ ले लिया, ठीक है, मैथ सेकंड का यानी मैथ 1 ले लिया, तो हमने मैथ सेकंड का इसके साथ चयन कर लिया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनी, 2C2। अब बाद बाकी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि गणित 1 लेने वाला मैथ सेकंड ही ले, जरूरी नहीं है। यानी हो सकता है किसी के मन में गणित सेकंड लेने की चॉइस हो तो वो गणित 1 अपने आप ले ले, वो तो लेना ही पड़ेगा, कंडीशन लगी हुई है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 5 सब्जेक्ट में से मैथ 1 लेने के बाद आप 4 और सब्जेक्ट ले सकते हैं, 4 और बचे हुए विकल्प हैं आपके पास। तो क्या बनेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इनमें से कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, तो ये 2 आ जाएगा। अब देखिए ये जो केस आपका जो है कॉम्बिनेशन का, यहाँ पर और मेथड का केस है, और मेथड का कॉम्बिनेशन में मतलब होता है धन, यानी इसको जोड़ना है आपको। तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और जहाँ पर आता है कॉम्बिनेशन में वहाँ पर मतलब हो जाता है आपका प्लस का साइन। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो आपका बनेगा ये आपका 1 हो जाएगा, और इसका भी वही मेथड है, यानी कि 4 × 3/2। तो आप इसको इससे करेंगे जब सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 7। यानी कि यहाँ पर 2 विषयों की चुने जा सकने वाले संभव संयोजनों की संख्या कितनी है, 7 है। तो 34वें का आंसर होगा आपका सी वाला, यानी 7। 35वां प्रश्न है अब आपका, एक व्यक्ति ने 5 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे मोजे का ऑर्डर दिया। एक काले जोड़े की कीमत क्या है, एक भूरे जोड़े की कीमत से 3 गुना थी। बिल बनाते समय बिल क्लर्क ने काले और भूरे जोड़ों की संख्या को गलती से आपस में बदल दिया, जिसके कारण बिल 100% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में भूरे मोजे के जोड़ों की संख्या क्या थी। तो देखिए हमें यहाँ पर भूरे मोजे के जोड़ों की संख्या निकालनी है, और हमारे पास जो ब्राउन रंग वाले जो मोजे हैं इनकी संख्या हमें ज्ञात नहीं है। तो ब्राउन की हमने संख्या ही मान ली, यहाँ पर n संख्या है।
अब चूंकि हमें प्राइस के बारे में तो बताया गया है कि जो ब्लैक वाले मोजे हैं, यानी कि जो ब्लैक का प्राइस है वो कितना है, वो बताया गया है कि 3 टाइम है। यानी ब्लैक प्राइस, मान लीजिए ब्लैक का प्राइस है 3 रुपये और ब्राउन का प्राइस कितना है, यहाँ पर ब्राउन का बोला गया है आपके कितना है, 1 रुपये हम मान लेते हैं, यानी ब्राउन 1 रुपये। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पे ऊपर बात कही गई है कि एक काले जोड़े की कीमत एक भूरे जोड़े की कीमत से 3 गुना आती है, तो हमने मान लेते हैं कि ब्राउन वाला जोड़ा जो है 1 रुपये का है और ब्लैक वाला 3 रुपये का हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रारंभिक बिल जो आपका सवाल के अकॉर्डिंग बनेगा, तो प्रारंभिक बिल बना लेते हैं कि प्रारंभिक बिल क्या बनेगा आपका, किस तरह से बनेगा। यहाँ पे बोला गया है कि इसने कितने मुझे लिए हैं, काले वाले 5 जोड़े लिए हैं, तो 5 × 3, ठीक है, प्लस n × 1, ये आपका प्रारंभिक बिल हुआ। अब चूंकि यहाँ पर जो गलती के बाद बिल क्या बनेगा, जो गलती हो गई है, जो मिस्टेक इसने कर दी है दुकानदार ने, तो गलती के बाद का भी बिल क्या बनेगा वो लिख लेते हैं। गलती के बाद का बिल बराबर, तो यहाँ पर बदल लेते हैं संख्या, तो ये आपकी संख्या जो हो जाएगी यहाँ पर गलती के बाद वाली, ये हो जाएगी n × 3, ठीक है, प्लस 5 × 1, 5 गुणा 1, ये संख्या आपकी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका क्या हो गया 15 प्लस n, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 3n प्लस 5, ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए आपने ये यहाँ पर देखा है कि जब ये अदला बदली हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, बिल 100% बढ़ जाता है, यानी पहले बिल जो था उससे डबल हो जाता है। 100% का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 50 का 100% क्या होगा, यानी 50 ही तो होगा, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, डबल ही तो हो जाएंगे, ट्वाइस ही तो हो जाएंगे, तभी तो 100 होगा ये। तो यहाँ पर वही है कि हम क्या करेंगे, इस वाले को डबल कर देंगे। तो यहाँ पर आपका गलती के बाद बिल कितना था, 3n प्लस 5 बन रहा है और ये आपका डबल हो जाएगा, यानी हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लिया इसमें 15 प्लस n। तो आप कर लीजिए सॉल्व इसको, 3n प्लस 5, यहाँ पर कितना आया 30 और ये हो गया प्लस 2n, ये इधर चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा n और ये आपका इधर आ गया, तो यहाँ इसको इसमें से घटाएंगे तो यह बचेगा 25। तो यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यानी मूल ऑर्डर में भूरे मोजे के जोड़ों की संख्या क्या थी, 25 थी। तो यहाँ पर 35वें का आंसर होगा यहाँ पर डी वाला। 36वां प्रश्न है अब आपका, सिर्फ पत्रिका X पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रिका Y पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुनी है। यानी कि यहाँ पर ये बात बोली गई है कि पत्रिका जो X पढ़ने वाले व्यक्ति हैं इनकी संख्या बोली गई है कितनी, Y पढ़ने वालों की संख्या से की 3 गुनी है, 3x बराबर y, ये बोला गया है। सिर्फ पत्रिका Y पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या X पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुनी है। अब यहाँ पर ये बोला गया है 3y बराबर x, ये बात बोली गई है। तब निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, दोनों पत्रिकाएं पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या सिर्फ पत्रिका X पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की दुगनी है। देखिए चूंकि यहाँ पर ये सवाल जो है आपका ये वाला, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम इसके बारे में कोई भी वेन डायग्राम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तथ्य दिए हुए हैं वो आपस में गलत हैं। आप अगर पढ़ें तो यहाँ पर ये संभव ही नहीं है, इसका वेन डायग्राम संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट होगा ही नहीं। उन व्यक्तियों की कुल संख्या जो या तो कोई एक पत्रिका पढ़ते हैं या दोनों पत्रिकाएं पढ़ते हैं, तो दोनों पत्रिकाएं पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की दुगनी है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब इसके बारे में हम कोई वेन डायग्राम ही नहीं बना सकते, इसके बारे में कोई हम आंकड़े नहीं निकाल सकते सही, और यहाँ पर जो जानकारी दी हुई है वो वाकई में अपने आप में गलत है, तो यहाँ पर कुछ कहना भी असंभव है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर होगा डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 37वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए आलेख ग्राफ में ए और बी का वर्ष 2000 से लेकर 2010 अवधि का उपार्जन दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ये आपका आलेख है, तो यहाँ पर बाई एक्सिस पे इनकी जो अर्निंग है वो दिखाई गई है और एक्स एक्सिस पर जो है इनका वर्ष दिखाए गए हैं। 2000 से लेकर 7 तक आप देख रहे होंगे जो ए का उपार्जन है वो ज़्यादा है, यानी कि ए ने ज़्यादा कमाया है बी की तुलना में। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई ए की जो कमाई रही है वो कितनी रही है, एक्स रही है। अब 7 से 10 में देख लेते हैं, तो 7 से 10 में यहाँ पर देखेंगे कि बी वाला जो ग्राफ है इसमें ग्रोथ हुई है, तो बी वाले की हम यहाँ मान लेते हैं बाई हुई है। तो देखिए सवाल जो आपका कह रहा है ये आपका ये कह रहा है कि 2000 से अगर आप लेकर 7 तक देखते हैं, 2007 तक देखते हैं, तो आप ये पाते हैं कि यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या है, ए और बी का डिफरेंस कितना आया है, यहाँ पर एक्स आया है, यानी इनका डिफरेंस जो निकल कर आया है वो एक्स निकल कर आया है। यानी यहाँ पर बात हो रही है आपकी ए माइनस बी की। और अगली सिचुएशन में बात की गई 2007-10 की, यहाँ पर बात हो रही है आपकी बी माइनस ए की, और ये बात आप करेंगे क्या 2007 से लेकर 2010, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर आपके डिफरेंस मैंने बताया बाई, ठीक है, ये आपका बाई आ रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और ग्राफ देखकर आपको एक बात तो एक क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर जो एक्स है
यानी ए का उपार्जन जो है 2000 से लेकर 2007 तक ये उपार्जन ज़्यादा रहा है, यानी एक्स आपका जो है 22 से बड़ा है, एक्स इज ग्रेटर देन 22। तो चलिए अब यहाँ पर जो इसके स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो हम चेक कर लेते हैं। इस आलेख से निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला, इस अवधि के दौरान औसत रूप से ए ने बी से अधिक उपार्जित किया। हाँ, ए ने आपका जो है बी से अधिक उपार्जित किया है, तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है। इस अवधि के दौरान औसत रूप से बी ने ए से अधिक उपार्जित किया नहीं। आप ग्राफ को देखें तो ग्राफ में पाते हैं यहाँ पे बी ने नहीं बल्कि ए ने, तो बी वाला गलत हो जाएगा। इस अवधि के दौरान ए और बी के उपार्जन समान थे, समान तो है ही नहीं, डिफरेंस आपको दिख रहा है साफ साफ। इस अवधि के दौरान ए का उपार्जन बी के उपार्जन की तुलना में कम था कि बी तुलना में कम था, ये भी गलत है आपका। केवल यहाँ पर आंसर होगा 37वें का ए। 38वां प्रश्न है अब आपका, दो नल ए और बी किसी टंकी को अलग अलग क्रम से 20 और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को पूरी तरह भरने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो देखिए यहाँ पर हम पहले निकाल लेते हैं, यानी माना जो आपकी टैंक की क्षमता है, यानी जो टैंक है उसकी क्षमता पहले हम निकाल लेते हैं। टैंक की क्षमता कितनी है यहाँ पर? तो टैंक की क्षमता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो दोनों ए और बी नल हैं इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तब आपकी टैंक की क्षमता निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टाइम जो दिया हुआ है इसका 20 और 30, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 20 और 30 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 20 का आप निकालेंगे तो क्या बनेगा एलसीएम, 2 की पावर 2 गुणा 5, और 30 का आप लेंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ पर आपका आ जाए एलसीएम निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 यानी 3 गुणा 5, तो ये आ जाएगा आपका 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टैंक की क्षमता कितनी निकल कर आ गई, टैंक की क्षमता यहाँ पर निकल कर आ गई 60 लीटर, यानी आपके पास ये टैंक की क्षमता आ गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए ए जो है, ए चूंकि 20 मिनट ले रहा है पूरी टंकी भरने में, तो ए 1 मिनट में कितना भरेगा, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ए यानी कि जो आपका ए है वो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में कितना समय लेगा, ये 60 बट्टे आपका कर देते हैं 20, तो ये कितना आ गया, यानी कि ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी यहाँ पर भरेगा, 3 लीटर पानी पर मिनट। ठीक है, पर मिनट की दर से ये भरेगा। ठीक उसी तरह से बी का निकाल लेते हैं, यानी बी 1 मिनट में कितना भरेगा, तो बी का 1 मिनट निकाल लेते हैं, तो 60 बट्टे 30, तो यहाँ पर बी जो है यानी कि ये 2 लीटर पर मिनट की दर से टंकी भरेगा। ये बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये बात आपने लिख ली होगी। अगर हम यहाँ पे कंडीशन दी हुई है साथ साथ खोल दिए जाए, साथ साथ खोलने का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया ये। ठीक है, यानी क्या हो गया, 3, यानी ए 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है और ये 2 लीटर भर रहा है, तो 3 + 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 लीटर पर मिनट हो गया, ये 5 लीटर पर मिनट हो गया ये। ठीक है, अब आगे बात कही गई है पूरी टंकी की कितनी है, टंकी पूरी आपकी 60 लीटर की है, टंकी आपकी 60 लीटर की है, तो यहाँ पर इसको इसके डिवाइड कर देते हैं, तो 5 से आप डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब क्या है, जो टंकी है आपकी ये 12 मिनट में भरी जाएगी, टंकी को भरने में 12 मिनट समय लगेगा अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए। तो यहाँ पर आंसर होगा 38 का बी वाला। 39वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथनों और उनके नीचे दिए गए 2 निष्कर्षों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, कुछ व्यक्ति महान होते हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये आपके व्यक्ति हैं, यानी कि ये आपके क्या है, आपके व्यक्ति हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये व्यक्ति हैं आपके। इनमें से कहा गया है कि कुछ व्यक्ति जो हैं ये महान होते हैं, यानी इनमें से कुछ लोग जो हैं क्या है, ये महान है आपके, ये महान है, और कुछ जो है इसमें से बुद्धिमान है, यानी कुछ जो है इंटेलिजेंट है। यहाँ पर ये कुछ व्यक्ति, सॉरी इस तरह से कुछ व्यक्ति जो है आ गया है इसमें थोड़ा सा, ये क्या है, ये आपके बुद्धिमान है, एक तो ये बताया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है निष्कर्ष एक, व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान। देखिए जरूरी नहीं है व्यक्ति महान या बुद्धिमान में से ही हो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कुछ व्यक्ति महान है तो कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है, यानी इसमें से कुछ हिस्सा आपका बुद्धिमान का आ गया, कुछ आपका किसका आ गया, महान का आ गया। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है सभी व्यक्ति महान या बुद्धिमान ही हो, तो यहाँ पर निष्कर्ष एक तो गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 है, कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना ही बुद्धिमान। अब देखिए यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं निष्कर्ष वाले, इनमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी तो डायग्राम मैंने ये वाला बना के दिखा दिया इस तरह से, यानी ये बन गया आपका, यहाँ पे बीच में आपके पर्सन आ गए, इधर आपके महान आ गए, इधर आपके क्या है, बुद्धिमान आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी इस डायग्राम को बनने की क्या है, एक पॉसिबिलिटी इसकी इस प्रकार से भी है, यानी यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है कुछ व्यक्ति महान है, तो हमने मान लिया कि 50% व्यक्ति जो है वो महान है, आधे व्यक्ति के लिए हमने इस तरह से निकाल लिया।
और दूसरा इसमें दिया हुआ है कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं, तो हमने यहाँ पर अगली कंडीशन में ये निकाल लिया कि 50% इसके जो है वो बुद्धिमान है, इन कुछ का मतलब 50% भी हो सकता है। ठीक है, ये निकाल लिया। अब यहाँ पर आप उसके हिसाब से आपका सेकंड निष्कर्ष देखिए, कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना ही बुद्धिमान होते हैं, तो यहाँ पर आपका सेकंड निष्कर्ष जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने मान लीजिए पूरे जो व्यक्ति हैं इनमें से 50-50 बांट लिए, तो उस हिसाब से आपका सेकंड वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। यानी कुछ व्यक्ति ना तो महान है और ना ही बुद्धिमान है, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी हमने अगर पूरे यहाँ पर निकाल लिए तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपका दोनों ही निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष वैध नहीं है। ठीक है, 40वां प्रश्न है अब आपका, एक घन के 6 विभिन्न फलकों में से प्रत्येक को भिन्न रंग अर्थात VIV, GY और O से रंगा गया है, निम्नलिखित सूचना दी गई है। तो देखिए पहले आप जान लीजिए, कोई भी घन होता है तो घन में आपके 6 फलक होते हैं। ठीक है, 6 में से आपका एक फलक मान लीजिए कोई है तो उसके 4 क्या होंगे, 4 उसके एडजेसेंट होंगे, यानी 4 एडजेसेंट का मतलब क्या है, आसन्न फलक होंगे। ठीक है, और एक इसका क्या होगा, एक ऑपोजिट होगा, ये बात हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में बोला गया है रंग बाई यानी येलो जो है ये ऑरेंज और ब्लू जो है इसका संलग्न फलकों पर है, यानी कि यहाँ पर बाई के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, एक तो O है और यहाँ पर B है। अब बाई अब देख लेते हैं, बाई अदर जगह पे कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी इसमें I और G। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बचा, यहाँ पर आपका जो बचा हुआ है केवल V वाला है, तो V वाला क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया, यानी B वाला यहाँ पर क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया। ठीक इसी तरह से B को देख लेते हैं, यानी कि जो B वाला कलर है, B वाले के आसन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर बाई है, O है और अगला कौन सा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर B कहाँ पर है, एक तो B यहाँ पर है तो B का आसन ये G वाला हो गया, और यहाँ पर कौन सा हो गया, ये V वाला हो गया। इसके अलावा बचा हुआ यहाँ पर कौन सा है, यानी कि इसका B का बचा हुआ कौन सा है, इसमें I बचा है, तो I इसका क्या है, I यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा। अब पूछा गया है रंग O से रंगे फलक के प्रतिमुख फलक पर कौन सा रंग है, तो रंग O देख लेते हैं। तो O का यहाँ पर जो O के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका O है, तो O में इसके जो आसन हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर O के आसन बाई है, B है, इसके अलावा O का आसन कौन कौन सा है, यहाँ पर V वाला है, तो ये V है। अब बचे हुए रंग कौन कौन से हैं, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, बचे हुए रंग कौन कौन से हैं, यहाँ पर 2 रंग बचे हैं, एक तो आपका I बचा है, इंडिका बचा है, और आपका ग्रीन बचा है। अब थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए, जब जो इंडिका बोला जाता है रंग, यानी I वाला रंग जो है ये B का जब अपोजिट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये O का अपोजिट तो होगा नहीं, यानी O के अपोजिट में तो जाएगा नहीं। समझने वाली बात है, ये जब I का अपोजिट, I जो है B का अपोजिट हो गया तो ये किसके O के अपोजिट में जाएगा नहीं, यानी इसके O के क्या है, O के आसन्न में रहेगा, तो I यहाँ पर आसन्न में आ गया और अपोजिट में कौन चला जाएगा, ग्रीन, यानी कि यहाँ पर क्या है, O का अपोजिट जो होगा आपका ग्रीन वाला होगा। तो O से रंगे फलक के प्रतिमुख फलक पर ग्रीन वाला है, तो यहाँ पर 40वें का आंसर होगा आपका C वाला। 41वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ लोग UFOs यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, अनविज्ञात उड़न तस्तरियों को देखे होने का दावा करते हैं। दूसरे खगोलीय पिंडों पर जीवन की संभावना मानी जाती है। अगला है अंतरिक्ष यात्रा अब एक स्थापित तथ्य है। उपर्युक्त कथनों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि UFO खगोलीय पिंड है, नहीं, यहाँ पर उड़न तस्त्रियाँ हैं, यानी अनविज्ञात उड़न तस्त्रियाँ हैं, इनके बारे में जानकारी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, तो इसको हम खगोलीय पिंड नहीं कह सकते हैं, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। UFO अन्य खगोलीय पिंडों से भेजे जाते हैं। देखिए यहाँ पर संभावना बोली गई है कि दूसरे खगोलीय पिंडों पर जीवन की संभावना मानी जाती है, यानी कन्फर्म नहीं है, तो हम यहाँ पर ये बात भी कन्फर्म तरीके से नहीं कह सकते हैं कि UFO जो है अन्य खगोलीय पिंडों से आ रहे हैं। ये बात हम कन्फर्म के तौर पर, यानी दृढ़ विश्वास के तौर पर हम नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपका B वाला भी गलत हो जाएगा। अगला है यहाँ पर अन्य खगोलीय पिंडों में रहने वाली कुछ स्पीसीज मनुष्य से अधिक बुद्धिमान है। देखिए ये तो दूर दूर तक चर्चा नहीं की गई है इसमें, तो मतलब ही नहीं बनता है इसका। UFO के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, ये सही है आपका। हाँ, जो जानकारी दी हुई है उस जानकारी के आधार पर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि UFO जो है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इनके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, तो 41वें का आंसर होगा आपका D वाला। 42वां प्रश्न है अब आपका, यदि ABC इंटू DEED इक्वल टू ABC जहाँ A B C D और E भिन्न अंक हैं तो D और E के मान क्या हैं।
तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है आपको। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई ए बी सी का अगर आपने मान ले लिया, मान लीजिए आप कुछ भी ले सकते हैं मान, यानी आपने 1 2 3 मान ले लिया कि ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, सी बराबर 2 है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है कि दूसरी तरफ जब आप इसमें डी ई डी में आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो दूसरी तरफ आपका जो क्या आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 ही आ जाएगा, ये बताया गया है। तो आपको करना क्या है, आप मान लीजिए इसमें आप ये मान लेते हैं ए बी सी आपका 1 2 3 है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये आपका इस तरह से आएगा डी ई डी, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि हमने ए बी सी 1 2 3 लिया है, तो यहाँ पर भी ए बी सी का मान रख देते हैं 1 2 3 1 2 3। और यहाँ पर ये वाला जो ए बी सी है इसका हम ये इसमें से भाग दे देते हैं। तो जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपको ये प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए कोई भी अंक ले लीजिए, जरूरी नहीं है मैंने 1 2 3 लिया है, आप यहाँ पर और भी अंक ले सकते हैं। मैंने तो सुविधा के लिए लिया है। आप ए बी सी का मान यहाँ पर 5 6 7 रख लेते हैं, तो 5 6 7 का भी आप वही करेंगे, वही प्रोसेस अपनाएंगे, यानी ए बी सी इंटू आप जो है डी ई डी कर दीजिए, और जो भी है आप यानी कि ये भी आप अगर करके देख लीजिए तो आपको यही मान आपको प्राप्त होगा, ठीक है। सिंपल तरीका इसका यही है कि आप क्या करेंगे, ये वैल्यू है ये यहाँ पर भी पुट कर दीजिए। तो आपने यहाँ पर जब पुट करेंगे ये वैल्यू यानी डी ई ई डी, और ए बी सी की वैल्यू कितनी है 567 अपॉन 567। तो जब आप इसका जब इसमें भाग देंगे तो भी आपको क्या है 1001 ही प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डी का मान जो है आपका क्या है, डी बराबर आपका 1 है और ई बराबर क्या है आपका 0 है। तो ये बड़ा सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं। आपको क्या है ए बी सी की वैल्यू जो है अपनी तरफ से पुट करनी थी और उसके बाद सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, डी बराबर 1 और ई बराबर 0। 43वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए आलेख में किसी विशेष वस्तु की कीमत का वर्ष वार विचरण यानी वेरिएशन दिखाया गया है। तो पूछा गया है कि वर्ष 1990 में वस्तु की कीमत क्या है। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर यहाँ पर ईयर दिए हुए हैं और वाई एक्सिस पर यहाँ पर क्या है कीमत रुपयों में दी हुई है, और कीमत ऊपर बढ़ रही है। वर्ष 1990 में वस्तु की कीमत क्या थी, अवश्य 10 रुपये रही होगी। तो आप ये देख रहे हैं 10 रुपये तो नहीं रही है, यहाँ पर ऊपर बढ़ता हुआ ग्राफ है, 10 रुपये तो होगी नहीं। अवश्य 12 रुपये रही है। यहाँ पर देखिए कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ये 12 रुपये होगी 1990 में, ये भी कह पाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। क्योंकि हमने ये दिख रहा है कि वृद्धि तो हो रही है लेकिन एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर बी वाला भी नहीं होगा। सी वाला है कि अवश्य 10 रुपये से और 20 रुपये के बीच कहीं भी रही होगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ कहीं रही होगी, यानी कुछ इस तरह से आपका ये निकालेंगे तो ये यहाँ कहीं रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 और 20 के बीच में रही होगी। ये नहीं पता है कौन सी वैल्यू है, तो सी वाला आपका बिल्कुल सही है। उसकी वर्ष 1991 की कीमत से अधिक है, गलत। 1991 की कीमत से यहाँ पे अधिक नहीं है, तो यहाँ पर केवल सी वाला कथन सही है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी। 44वां प्रश्न है अब आपका, उषा कमला से तेज दौड़ती है, प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है, स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है, सबसे धीमे कौन दौड़ता है। यानी कि यहाँ पर बोला गया है जो उषा है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, उषा बताया गया है कि उषा जो है कमला से तेज, उषा जो है ये कमला से तेज दौड़ती है। प्रीति जो है स्वाति से धीमे दौड़ती है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो स्वाति है वो तेज दौड़ती है, किससे, प्रीति से। स्वाति जो है ये प्रीति से तेज दौड़ती है। स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है, यानी स्वाति जो है ये कमला से धीमे दौड़ती है, यानी कि कुछ इस तरह से बन जाएगा उषा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कमला, और इसके बाद आपका जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, स्वाति, और इसके बाद आ जाएगा आपका क्या, प्रीति। तो आपका क्या बना यहाँ पर, यहाँ पूछा गया सबसे धीमे कौन दौड़ता है, सबसे धीमे आपकी प्रीति दौड़ती है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 44 का बी वाला। 45वां प्रश्न है अब आपका, दो परिवारों ए और बी द्वारा विभिन्न पदों पर किए गए खर्च का अनुपात निम्नलिखित दंड संचित्रों बार चार्ट्स में निरूपित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर परिवार ए, कुल खर्च इसका कितना है, 20,000 प्रतिमाह है, ठीक है। तो 20,000 प्रतिमाह में से 50% खाद्य पदार्थ पर, 50% इसका 20,000 का 50% कितना हो गया, यानी कि 10,000 रुपये हो गया। हम यहीं पे लिख देते हैं वैल्यू, ये कितना हो गया, ये 10,000 हो गया, ठीक है। 30% अन्य पदों पर, यानी 20,000 का 30% जब आप निकालेंगे, 20,000 का आप 30% निकाल लीजिए, कितना हुआ, यानी कि ये 20,000 गुणा 30/100 कर लीजिए। यहाँ पर एक जीरो और आएगा यहाँ पर, तो इससे आपका ये कट गया, ठीक है। ये कितना हो गया, ये आपका 6,000 हो गया, ठीक है। ये आपका 6,000 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 6,000 आपका अन्य मदों पर है, 20% शिक्षा पर, बचा कितना यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका बचा हुआ जो है आपका
4000 बचा है, तो यानी 20% आपका क्या हो गया, शिक्षा पे हो गया। तो यहाँ पर आपका हो गया 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक इसी तरह से इसका 1 लाख रुपये प्रति माह है, यानी इसकी कुल खर्च कितना है, 1 लाख है, जिसमें 10% खाद्य पदार्थ पर। 1 लाख का 10% क्या होगा, 10,000 होगा। ठीक है, 60% अन्य मदों पर, तो साफ साफ वैल्यू है, तो 1 लाख का 60% क्या होगा, 60,000 होगा। ठीक है, इसके अलावा 30% शिक्षा पर, यानी कि 30% 1 लाख का क्या होगा, यहाँ पर आपको पता ही होना चाहिए 30,000 होगा। तो ये वैल्यू हमने पहले लिख ली है। अब चलिए यहाँ पर हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हैं। इन संचित्रों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, यानी हमें निष्कर्ष निकालना है, परिवार ए ने खाद्य पदार्थ पर परिवार बी की अपेक्षा अधिक खर्च किया है। गलत, यानी यहाँ पर अधिक खर्च नहीं किया है बल्कि समान खर्च किया है। परिवार बी ने खाद्य पदार्थ पर परिवार ए की अपेक्षा अधिक खर्च किया, ये भी गलत है क्योंकि समान है वैल्यू। परिवार ए और परिवार बी ने खाद्य पदार्थ पर समान राशि खर्च की है, हाँ ये बिल्कुल सही है। परिवार ए का भी जो खर्च है 10,000 रुपये का है खाद्य पदार्थ पर, और परिवार बी का भी यहाँ पर खर्च कितना है, 10,000 ही है खाद्य पदार्थ पर, तो यहाँ सी वाला कथन सही है। परिवार ए और परिवार बी द्वारा खाद्य पदार्थ पर किए गए खर्च की तुलना नहीं की जा सकती, ये गलत है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका केवल आपका सी वाला। 46वां प्रश्न है अब आपका, अपराह्न 6 बजे से 7 बजे के बीच किस समय किसी घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। देखिए इस तरह के जो सवाल होते हैं, एक तो तरीका इनका ये है मैथमेटिकली आप इसको सॉल्व करें, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में मैथमेटिकली अगर आप चलेंगे तो इसमें अच्छा खासा समय आपका खर्च हो जाएगा, 3 से 4 मिनट। दूसरा तरीका ये होता है कि आपका ऑब्जर्वेशन, यानी आपके आसपास में एग्जाम जो भी आपका एग्जाम हॉल है उसमें घड़ी तो होगी, उसको ऑब्जर्व कर लें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, एक हमने यहाँ पे घड़ी बना ली। यहाँ पे बोला गया है कि ये देखिए ये 6 है आपका, और ये हम मान लेते हैं ये आपका 7 है। ठीक है, यहाँ पर जो सवाल आपका जो कह रहा है वो हम लिख लेते हैं कि अपराह्न 6 बजे से 7 बजे के बीच, यानी कि 6 PM और 7 PM के बीच की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, किस समय घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी, यानी घड़ी की जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से आगे होगी। तो हम मान लेते हैं 6 बजे का समय बच रहा है, 6 बज रहे हैं आपके यहाँ पर, यानी कि ये आपकी क्या है, आपकी घंटे की सुई है, आवर की सुई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए आपने देखा होगा यहाँ पर ये जो डिफरेंस होता है बीच में, इसके बीच में कितना होता है, 5 मिनट का ही तो होता है, मतलब 5 मिनट का ही तो होता है, यानी कि 6 से 5 के बीच में जो डायल होता है, डायल को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके बीच में जो इस डायल का ये बीच का क्षेत्र होता है 5 मिनट का इसका डिफरेंस होता है। घंटे की सुई जो चलेगी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आप देखेंगे जब ये 6 बजे, यानी ये 6 वाला जो है घंटा, ये अगर 7 के लिए जाएगा, यानी 6 से हमें हमारे जो है 6 बजे हैं अभी, और 6 बजे का मतलब क्या हो गया कि ये छोटी सुई है आपकी, जो घंटे की सुई है 6 पर होगी, और बड़ी सुई जो आपकी कहाँ पर होगी, ये यहाँ पर होगी, 12 पर होगी। जब ये सुई जो है आपकी घंटे वाली सुई अपनी आधी दूरी तय कर लेगी लगभग, यानी कि ये लगभग यहाँ पे आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, हाफ दूरी तय करने का मतलब क्या होगा कि आपकी जो यहाँ पर ये वाली जो घंटे वाली सुई है ये लगभग यहाँ पे आ जाएगी, मिडिल में आ जाएगी, ये यहाँ पर कहीं आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर कहीं आ जाएगी, यानी कि ये लगभग आ जाएगी 6:33 के लगभग। ठीक है, 6:33 के लगभग, क्योंकि इसे अपना 7 पर भी तो जाना है भाई। जैसे जैसे आधा घंटा निकल गया तो ऑब्वियस सी बात है अब ये सुई जो है यहाँ पर नहीं हो रही होगी, यहाँ पर आ गई होगी। अब ये बात कही गई है कि ये जो है, यानी घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे है, तो ये अब ये 6:33 पे है, तो इससे 3 मिनट आगे क्या होगा, यानी इससे आगे का समय आप रख लीजिए, यानी इससे आगे का अगर आप समय यहाँ पर जोड़ेंगे 3 मिनट आगे का, तो ये आपका समय आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये आ जाएगा 36 का। तो यहाँ पर आंसर, यहीं 6:33 में आप 3 मिनट और जोड़ लीजिए, तो जब 3 मिनट और जोड़ेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6:36। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको मैथमेटिकल रूप से जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके इर्द गिर्द जो घड़ी है या फिर आपके माइंड में अपनी घड़ी बना लीजिए। ऑब्वियस सी बात है घंटे की सुई जब मिनट की जो आपकी है 30 मिनट आपके निकल जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है घंटे की सुई अपनी उस जगह पे नहीं रहेगी, आगे बढ़ेगी, और आगे कितनी बढ़ेगी, यानी आधा ट्रेवल लगभग कर लेगी ये, यानी लगभग 6 और 7 के बीच में पहुंच जाएगी कहीं पर ये। तो 6 और 7 के बीच का हमने समय ले लिया है, 6:33 ले लिया है, और ये बोला गया है कि घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 6-7 के बीच में 3 मिनट आगे है। तो इससे 3 मिनट आगे का होने का मतलब क्या है कि ये 6:36 पे है। तो यहाँ पर आपका 46 का आंसर होगा आपका सी वाला। 47वां प्रश्न है अब आपका, 5 कारें हैं और 5 व्यक्ति हैं, यानी यहाँ पर 5 कार्य दिए हुए हैं आपके, यानी मैं कार्य आपको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर कितने हैं आपके, 5 कार्य हैं यहाँ पर, T1, T2, T3, T4 और T5। 5 व्यक्ति हैं आपके, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, कार्य 1 या तो व्यक्ति 1 को अथवा व्यक्ति 2 को नहीं दिया जा सकता, यानी जो आपका टास्क 1 है ये 1 को, और यानी कि ये टास्क 1 जो है 1 और व्यक्ति 2 को
नहीं दिया जा सकता, ये बोला गया। कार्य 2 या तो व्यक्ति 3 को अथवा 4 को ही दिया जा सकता है, यानी कि टास्क 2 जो है ये 3 और 4 में से किसी एक को ये दिया जा सकता है। ये बात यहाँ पर किसी एक को यहाँ पर दिया ही जाना चाहिए, ये बात बोली गई है। हर व्यक्ति को एक कार्य दिया जाना है, यानी यहाँ पर कोई व्यक्ति खाली नहीं रहना है, बल्कि हर व्यक्ति को यहाँ पर एक ही कार्य दिया जाना है। कार्य कितने तरीकों से दिया जा सकता है, यानी यहाँ पर कॉम्बिनेशन का सवाल है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, कार्य 2 जो आपका है, यानी कि यहाँ पर कार्य 2 है ये वाला, ये 2 प्रकार से सौंपा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर ये व्यक्ति 3 और 4 को दिया गया है, तो ये 2 प्रकार से सौंपा जा सकता है, यानी आप ये देख रहे हैं ये 2 प्रकार से सौंपा जा सकता है। ठीक इसी तरह से जो आप देखेंगे कार्य 1 देखेंगे, कार्य 1 के बारे में बोला गया है कि कार्य 1 व्यक्ति 1 अथवा व्यक्ति 2 को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ये 3 और 4 में से, यानी आप देखेंगे कि ये व्यक्ति जो 3 और 4 हैं इनमें से कोई एक कार्य में लगा हुआ है ऑलरेडी, यानी या तो ये टास्क 2 में लगा हुआ होगा या फिर कहीं और इंगेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हुआ कितना है, इसलिए कार्य 1 केवल क्या है, कार्य केवल आपका 1 जो है वो केवल 2 व्यक्तियों को ही आएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्य 1 जो है ये व्यक्ति 1 और व्यक्ति 2 को तो नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये व्यक्ति 3 और 4 में से कोई एक व्यक्ति यहाँ पर इंगेज है पहले से, यानी मान लीजिए एक व्यक्ति ये इंगेज है, तो बचे कितने यहाँ पर, 2 ही तो बचे यहाँ पर, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कार्य 2 है ये 2 प्रकार से किया जा सकता है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे सामने क्लियर हो चुका है। शेष 3 कार्य जो बचे हैं, यानी शेष जो आपके 3 कार्य बचे हैं, इनके लिए हम क्या करेंगे, वही कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है फैक्टोरियल वाला वो यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप इस सब का क्या करेंगे, कुल तरीकों की संख्या निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का जो है फैक्टोरियल आ जाएगा। तो जब आप 3 का फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे, तो फैक्टोरियल सॉल्व करना आप जानते होंगे, फैक्टोरियल जब किसी का होता है तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, इससे पीछे के अंकों का गुणा कर देते हैं, 3 × 2 × 1, तो कितना हो गया यहाँ पर, ये 6 हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिए, आप इसकी वैल्यू रखिए यहाँ पर, ये 4 और ये कितना आ गया 3 का फैक्टोरियल, यानी कि ये 6, कितना हो गया ये 24। यानी कि हम यहाँ पर ये कार्य हैं, कार्य करने के हमारे पास 24 तरीके हैं, कार्य असाइन करने के हमारे पास 24 तरीके हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 24। 48वां प्रश्न है अब आपका, पीटर और पॉल की मासिक आय 4:3 के अनुपात पर है। देखिए यहाँ पर एक तरफ आपका पीटर है और एक तरफ आपका क्या है, पॉल है, और इनकी जो आय का अनुपात है वो कितना है, 4:3। ठीक है, उनके व्यय अनुपात कितने हैं, 3:2 हैं, यानी इनके व्यय के अनुपात कितने हैं, 3:2 हैं। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपका 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है, और यहाँ पर भी आपका जो है 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यदि मास के अंत में प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय क्रम से क्या होगी। तो हमें पता है कि 6,000 रुपये की बचत कर रहे हैं, यानी कि मतलब क्या हुआ, यानी 1 यूनिट की जो बचत है उनकी कितनी है, 6,000 के बराबर है, 6,000 रुपये के बराबर है। तो आप इसका 6,000 का इसमें गुणा कर दीजिए, यानी यहाँ पर आप 6 का गुणा करेंगे तो 4 × 6,000 कितना हुआ आपका, ये हो गया आपका 24,000 इसकी आमदनी। इसका जहाँ पर करेंगे 3 × 6,000 तो कितना हुआ, यानी ये आपका जो है ये आपका आ गया 18,000, और इनका जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आपको यही प्राप्त होगा 4:3 वाला। तो यहाँ पर आमदनी कितनी हुई, यहाँ पर आंसर होगा आपका ए, यानी 24,000 और 18,000। सिंपल था, कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें। तरीका इसके दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका इसका इक्वेशन वाला है, इक्वेशन से अगर करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। एक और तरीका है इसका, ऑप्शन के थ्रू है। आप चाहें तो इन सबको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर करके यहाँ पे ऑप्शन कर करके अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे 24,000 को जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, 24,000 बट्टे 18,000। अगर एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये हमने घटा दिया, ये 4 बार चला गया 6 से, ये 3 बार चला गया, तो ये 4:3 निकल आया रेशियो। इससे भी हम ऑप्शन के थ्रू भी इसे यानी देख सकते हैं। इसके कई सारे तरीके हैं, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से निकाली अनुपात वाले तरीके से, तो आपके सामने यहाँ पर आंसर आ गया है। 49वां प्रश्न है अब आपका, 2 शहर ए और बी एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यानी यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो 2 शहर हैं आपके ए और यहाँ पर क्या है दूसरा बी, इनके बीच की दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर है। ये बात यहाँ पे बोली गई है। यहाँ पर बोला गया एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर घंटे की चाल से जाती है। यानी एक कार जो है यहाँ से चल के यहाँ जा रही है, और ये कितना है स्पीड इसकी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए तक लौट के आती है। और ये यहाँ पर पहुँचने के बाद इसकी वापस आने की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये बोला गया है। कार की औसत चाल क्या है,
देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देना है, चूंकि जो तय की गई दूरी है वो समान है, 360 किलोमीटर ही है, इसमें कोई फेरबदल हुआ नहीं है, इसकी दूरी बिल्कुल नियत है, दूरी में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, जब दूरी यहाँ पर समान हो तो औसत चाल का एक फॉर्मूला है, वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। वो है आपका, देखिए ये आपकी क्या है, ये आपकी S1 स्पीड है और ये आपकी S2 स्पीड है। तो यहाँ पर होगा 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू आप, तो ये 40 गुणा 60 बटे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 40 प्लस 60। तो ये कितना आ जाएगा, यानी इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आ गया, यानी कि ये आपका 8, यानी कि इसका हो गया 2 गुणा 40 गुणा 60 अपॉन 100, और इससे ये कट गए, यहाँ पर आ गया आपका 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 4 में तो 4 दूनी 8 और 8 का 6 में करेंगे तो 48 आ जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो यहाँ पर कार की औसत चाल कितनी रही है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका फॉर्मूला था, दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पर साफ साफ, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित 2 प्रश्नांशों के लिए निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और उसके नीचे आने वाले 2 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। यानी उसके नीचे आने वाले 2 प्रश्नांशों के उत्तर हैं वो आपको यहाँ पर देने हैं। A, B, C, D, E और F चचेरे भाई हैं। कोई भी 2 चचेरे भाई एक ही उम्र के नहीं हैं, किंतु सभी का जन्मदिन एक ही माह की एक ही तारीख को पड़ता है। सबसे छोटा कितने वर्ष का है, यानी सबसे जो छोटा वाला है ये 17 साल का है, सबसे छोटा जो है 17 साल का है। और सबसे बड़ा कौन सा है, E, यानी इनमें सबसे बड़ा जो है वो है E वाला, और ये कितना है 22 ईयर का है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 17 के बीच में कौन कौन से होंगे, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा और ये 22 होगा। तो हमें ये पता चल गया कि सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर, E वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बना लेते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है, E वाला है आपका। तो हमने यहाँ पर एक इस तरह से एक बना लिया हमने, तो हमें पता है कि E वाला जो है आपका ये सबसे बड़ा है यहाँ पर। तो E का हम लिख देते हैं यहाँ पर, यानी कि ये E है और E की जो है आपका ये 22 साल का है। आगे बोला गया है F उम्र में कहीं B और D के बीच में है, यानी कि F जो है, F के बारे में बोला गया कि F जो है उम्र में B और D के बीच आ रहा है। हमने साइड में ये इंफॉर्मेशन लिख ली। A B से उम्र में बड़ा है, यानी A जो है ये B से उम्र में बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर B से उम्र में बड़ा होगा तो ये इससे आगे होगा, यानी ये इससे आगे होगा, इससे पीछे नहीं होगा। C D से उम्र में बड़ा है, C जो है वो बताया गया है ये D से उम्र में बड़ा है, और A C से 1 वर्ष बड़ा है। तो देखिए C जो है D से उम्र में बड़ा है, लेकिन आगे बात की गई है C से ये 1 वर्ष बड़ा है। यानी कहने का मतलब क्या है, C से A 1 वर्ष बड़ा है तो C यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, और C से ये 1 वर्ष बड़ा होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा, A C B और ये F और ये D आ जाएगा। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा झोल है, वो मैं बता दे रहा हूँ। ये आ जाएगा आपका 21 साल का हो जाएगा आपका, ये आपका 20 का हो जाएगा, ये 19 का हो जाएगा, ये 18 का हो जाएगा, ये 17 का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो B और D है इसके बारे में कोई नियत जानकारी नहीं है, यानी B और D का एक अगला संयोजन भी बन सकता है, यानी B और D के बारे में एक अगला भी बन सकता है, एक अगली पॉसिबिलिटी भी है इसकी बनाने की। यानी एक तो कॉम्बिनेशन आपका ये वाला हो गया E A C B F D, लेकिन यहाँ पर एक ये दुविधापूर्ण है कि D यहाँ आएगा या D लास्ट में आएगा। ये यहाँ पे कंफ्यूजिंग है कि कहाँ पर कौन सा आएगा। आप देखिए खुद से बनाइए यहाँ पर, यानी ये तो हो गया आपके सामने। यानी सबसे अब आप देखिए E 22 वर्ष का है, F उम्र में कहीं B और D के बीच में है, F उम्र में कहीं B और D के बीच में है। तो इसकी सिचुएशन ये भी तो हो सकती है D F B, ये भी तो हो सकता है भाई, ये भी तो बन सकता है इसका। यानी एक पॉसिबिलिटी तो इसकी ये हो गई ये वाली। सेकंड पॉसिबिलिटी में आप ये भी बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसके हिसाब से बना के देख लेते हैं। यानी एक तो पॉसिबिलिटी आपकी ये आपके सामने है एज ग्रुप की। सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी जो दी हुई है उसको हम थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं, वो भी बना लेते हैं कि जो F उम्र में कहीं B और D के बीच में है, तो हमने मान लिया D इस साइड में इसके और B इस साइड में है। A B से उम्र में बड़ा है, तो A B से उम्र में बड़ा है, तो A हमने मान लिया A आपका यहाँ पर है। C D से उम्र में बड़ा है,
यानी सी जो है ये डी से उम्र में बड़ा है, आप समझ रहे हैं ये, यानी एक पॉसिबिलिटी इसकी ये बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या है बचा आपका, यहाँ पर आपका ई वाला बचा, यानी कि आपके ये दो तरह से संयोजन ये बन सकता है, दो तरह से आपका ये रिप्रेजेंटेशन बन सकता है, यानी कि यहाँ पर जो क्रम है आपका दो तरह से यहाँ पर ये प्रकट होता है। तो चलिए देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभव है, डी 20 वर्ष का है, एफ 18 वर्ष का है, एफ 19 वर्ष का है या एफ 20 वर्ष का है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम, यानी 50वां प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर एफ वाला संभव है, एफ आपका 18 वर्ष का है, आप देख लीजिए, यानी कि ये एफ की वैल्यू निकल कर आ रही है, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, यानी यहाँ पर आपको पता है 22 का है, ये 21 का है, ये 20 का हो गया, ये 19 का हो गया, ये 18 का हो गया, ये 17 का हो गया, यानी एफ की वैल्यू यहाँ हमें पता है, एफ आपका 18 साल का है। तो यहाँ पर आपका 50वें का आंसर होगा आपका बी वाला। सभी 6 चचेरे भाइयों को बढ़ती हुई उम्र के आधार पर तर्क संगत रूप से कितने अनुक्रमों में रखना संभव है। तो हमने आपको 2 अनुक्रम दिखा दिए, एक तो पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो बन रहा है अनुक्रम वो दिखा दिया, अगला जो अनुक्रम बन रहा है सीक्वेंस बन रहा है जो दूसरी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग बन रहा है वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया और समझा भी दिया। तो यहाँ पर 2 तरह से ये बन रहा है, तो यहाँ पर आंसर होगा 51 में का बी। 52वां प्रश्न है अब आपका, किसी समाज में यह रिवाज है एक ही लिंग के मित्र मिलते समय एक दूसरे के गले लगकर मिलते हैं और विपरीत लिंग के मित्र मिलते समय एक दूसरे से हाथ मिलाकर मिलते हैं। एक पार्टी में मित्रों के एक समूह के मिलने पर 24 बार हाथ मिलाए गए। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या गले लगने की संभावित संख्या इंगित करती है। ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन वाला सवाल है। तो हम यहाँ पर एक तरफ आपके लिख लेते हैं हैंड शेक, यानी एक तरफ आपका हैंड शेक यानी हाथ मिलाना, और इसमें एक तरफ आपका मेल और सेकंड तरफ आप लिख लेते हैं फीमेल के बारे में। बहुत सिंपल प्रश्न है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक पार्टी में मित्रों के एक समूह के मिलने पर 24 बार हाथ मिलाए गए। तो यहाँ पर कितनी बार हैंडशेक हुआ है, 24 बार। तो देखिए इसकी पॉसिबिलिटी कितनी कितनी है, यानी कि 12 × 2 हो जाएगी, यानी कि हम मान लेते हैं कि 12 यहाँ पर मेल हैं और 2 आपकी फीमेल हैं, इन्होंने यहाँ पर हैंडशेक किया है। अगली पॉसिबिलिटी 24 का आप क्या बनेगा, यहाँ पर अगली पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है 8 × 3, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि 8 मेल और 3 फीमेल। उसके बाद अगली पॉसिबिलिटी इसकी क्या बन सकती है, अगला आप करिए यहाँ पर, अगला बनेगा यहाँ पर आपका 6 × 4, यहाँ पे यानी 6 मेल हो गए और 4 फीमेल हो गई। तो ये हो सकता है। अब इसके आगे की नहीं बनेगी, इसके आगे अगर होता है तो रिपीटिशन होगा। आप यहाँ पर 24 × 1 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, आप ये खुद सोचिए कि अगर 24 और 1 कर देंगे तो क्या कोई सिंगल फीमेल अपने आप को हक कर लेगी। हक का मतलब यही नहीं किसी को गले लगा लेगी। गले लगने के लिए कम से कम एक और व्यक्ति होना चाहिए, 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये संभव नहीं है, 24 × 1 वाली नहीं है। तो चलिए अब हम इसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब हक कितने हो गए। अब हक यानी गले लगने को हक कहते हैं, तो हक से देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपका ये बन जाएगा यहाँ पर मेल का 12C2, ठीक है, प्लस ये 2C1, यानी कि यहाँ पर ये हक आपका बन जाएगा। तो ऐसे करके ये आप इसका बन जाएगा आपका 8C2, ठीक है, कॉम्बिनेशन, प्लस ये वाला हो जाएगा आपका 3C2। इसको फाइनली हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। और ये आपका हो जाएगा 6C2 और ये आपका हो जाएगा 4C2। अब देखिए कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही। तो ये कैसे होगा, 12 × 11/2, तो आप कर देंगे तो ये कितना आ गया, यानी ये 66 आ गया। तो यहाँ पर आपका आएगा 66 + 1, यानी कि 67 हो गया ये। इसी तरह से ये वाला निकाल लेते हैं, यानी 8C2 वाला क्या हो गया, 8 × 7/2, तो ये 4, ये कितना आ गया 28। और अगला क्या है, अगला आपका यहाँ पर है 3 × 2/2, ये क्या हुआ 3 बचा। तो यहाँ पर क्या बचा, ये 28 + 3 = 31, यानी 31 हो गया। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये 31 हो गया। अगला वाला आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे यहाँ पर, यानी 6 × 5/2, तो ये 3 से कट गया, ये क्या हो गया 15। और इधर इसे करेंगे सॉल्व तो क्या हो गया 4 × 3/2, तो क्या होगा 2, यानी कि ये हो गया आपका 6। तो ये आपका 15 + 6, यानी ये आपका बन गया आपका यहाँ पे 21, यानी 67, 31, 21। यानी हमारे पास जो पॉसिबिलिटी थी उनमें आपके 3 तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो 67 का बनना है, 31 का बनना है और 21 का बनना है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आपके आंसर दिए हुए हैं इनमें से कोई बन रहा है।
39, 30, 21, 20, यानी यहाँ पर 21 वाला बन रहा है, 21 वाला यहाँ पे आंसर पे दिया है। तो यहाँ पर हमारा यही आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या गले लगने की संभावित संख्या है। तो पॉसिबिलिटी वाली संख्या आपकी 20 पर मैंने लगा दिया 21 होगी। तो यहाँ पर 52 में का आंसर होगा आपका सी वाला यानी 21। 53वां प्रश्न है अब आपका, दो पुरुष अनिल और डेविड, दो महिलाएं शबनम और रेखाएं। देखिए यहाँ पर पहली बात आप ध्यान देना, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं मेल को अक्सर आप जो दर्शाएंगे तो आप बॉक्स में दर्शाएंगे और फीमेल को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, आप जो सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास हमें जो दिया हुआ है यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि अनिल, तो हम यहाँ पर इनको अनिल को किसमें साथ के साथ लिखते जाते हैं, अनिल को बॉक्स में और डेविड को भी यहाँ पे बॉक्स में हम दर्शा दे रहे हैं। अनिल और डेविड को हमने यहाँ पर बॉक्स में दर्शा दिया। अब इधर फीमेल बची हुई हैं महिलाएं शबनम और रेखा, तो शबनम और रेखा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम शबनम, ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्या है ये रेखा, तो इनको हमने यहाँ पर साथ के साथ लिखते चलते हैं। एक विक्रेता समूह में है, केवल 2 तमिल भाषी हैं, 2 मराठी भाषी हैं, यानी यहाँ पे बोला इनमें से कोई 2 तमिल भाषी हैं और 2 मराठी भाषी हैं। इनमें से केवल एक पुरुष और एक महिला कार चला सकते हैं, यानी इनमें से कोई एक पुरुष और एक महिला, ठीक है, यानी एक मेल कोई कार चला सकता है, एक सिंगल मेल, और कोई केवल एक फीमेल कार चला सकती है। शबनम मराठी भाषी है, शबनम जो है ये क्या है, ये मराठी बोलने वाली है, ये बात यहाँ पे बोली गई है, ये मराठी बोलने वाली है, ठीक है। रेखा और डेविड दोनों कार चला सकते हैं, यानी रेखा भी कार चला सकती है और डेविड भी कार चला सकता है, ये बात बोली गई है। शबनम मराठी है तो ऑब्वियस सी बात है ये रेखा क्या है, ये तमिल होगी, ये होगा, ठीक है। शबनम मराठी है तो रेखा क्या होगी, तमिल होगी। आगे बोला गया है यहाँ पर शबनम मराठी भाषी, अनिल तमिल भाषी है। ये अनिल क्या है, ये भी आपका क्या है, तमिल भाषी है, ये भी लिख लेते हैं, ये तमिल है। तो आपके सामने ये डायग्राम बन चुका है। अब आप यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको चेक कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो है सत्य है, इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है, आप देखेंगे। दोनों तमिल भाषी कार चला सकते हैं, यहाँ पर दोनों तमिल भाषी यानी कि रेखा और अनिल चला सकते हैं, कार चला सकते हैं, नहीं। दोनों मराठी भाषी कार चला सकते हैं, यानी डेविड क्या है, मराठी भाषी है तो ये कार चला सकते हैं, ये भी नहीं चला सकते हैं, तो ये बी वाला भी गलत हो जाएगा। दोनों कार चलाने वाले मराठी भाषी हैं, ये भी गलत है, यानी कि दोनों कार चलाने वाले आपके मराठी भाषी नहीं है, ठीक है। कार चलाने वालों में से एक तमिल भाषी है, ये बिल्कुल सही है, कार चलाने वालों में आपकी रेखा जो है वो तमिल भाषी है। तो यहाँ पे 53 में का आंसर होगा आपका डी वाला। 54वां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर आपका 54वां प्रश्न है, एक गाय की कीमत 4 बकरियों की कीमत से अधिक है लेकिन 5 बकरियों की कीमत से कम। यदि एक बकरी की कीमत 600 रुपये है और 800 रुपये के बीच है तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वैध निष्कर्ष है। देखिए यहाँ पर हमें ये बोला गया है, जो आपकी लिख लेता हूँ, यानी कि 4 गोट, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर से लिखता हूँ। ये आपका बोला गया है यहाँ पर जो 4 गोट हैं आपकी, ठीक है, 4 बकरियों की कीमत से अधिक किसकी है कीमत, यानी कि काऊ की कीमत अधिक है, एक गाय की कीमत अधिक है, लेकिन 5 से इसकी कीमत कम है, यानी ये 5 से इसकी कीमत कम है, ये यहाँ पे बोला गया है। यदि एक बकरी की कीमत 600 से 800 के बीच है, यानी कि यहाँ पर गॉट जो है इसकी कीमत कितने से कितने के बीच में है, 600 से लेकर 800 के बीच में है, ये हमें यहाँ पे बात दी गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वैध निष्कर्ष है। तो देखिए यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम कीमतें कितनी होंगी, यानी कि यहाँ पर 4 गोट की अगर मान लेते हैं 600 रुपये से लगा के चलते हैं, तो 600 रुपये से 4 गोट की जो मिनिमम कीमत कितनी होगी, यहाँ पर होगी 2400 रुपये, ठीक है। मैक्सिमम इसकी कितनी बनेगी, मैक्सिमम इसकी बनेगी आप लगा लीजिए, यानी मैक्सिमम 800 को कर लीजिए, तो यहाँ पे हो गया मैक्सिमम 3200 रुपये। ठीक इसी तरह से 5 काऊ की भी देख लेते हैं, मिनिमम अगर 600 के हिसाब से लगा के चलें तो कितना हो गया 3000 रुपये, ठीक है। मैक्सिमम अगर चला 8 के हिसाब से लगा लें 800 के हिसाब से तो कितना हो गया 4000 रुपये हो गया, ठीक है। ये हमने देख लिया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो या तो अगर गाय जो है अगर हम 600 रुपये के हिसाब से लगा लें तो गाय की कीमत क्या है 2401 से लेकर जो 2999 के बीच में कहीं होगी। अगर मैक्सिमम अगर हम 800 रुपये लगा लें गोट की कीमत तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ये 3201 से लेकर 3999 के बीच में यहाँ पर कहीं होगी कीमत। यहाँ पर यही तो निष्कर्ष निकल कर आया कि या तो एक 2401 से लेकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगले कलर से, यहाँ पर यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर या तो ये कंडीशन ये है कि ये 2401 से लेकर मैं लिखते जाता हूँ साथ में, ये 2401 से लेकर कितने तक 2999 के बीच में कहीं कीमत होगी गाय की,
या फिर दूसरा एक निष्कर्ष ये निकल रहा है इसका मैक्सिमम कीमत से कि 3201 से लेकर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर 3999 के बीच में कहीं होगी। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक गाय की कीमत 2500 रुपये से अधिक है, ये कह पाना यहाँ पे मुश्किल है। यानी ये कह पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर हमें एक्यूरेट कीमत नहीं बताई गई है, बल्कि यहाँ पर एक रेंज दे दी गई है 600 से 800 के बीच। अगर हम मिनिमम रेंज रखते हैं तो यहाँ पे 2500 हो सकती है कीमत, लेकिन मैक्सिमम अगर रखेंगे तो यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक गाय की कीमत 3600 रुपये से कम है, ये भी गलत है। यानी एक गाय की कीमत जो बोली गई 3600 रुपये से कम है, ये भी गलत है क्योंकि हमें एक्यूरेट नहीं दिया हुआ है। एक गाय की कीमत 2600 रुपये से 3800 रुपये के बीच है। देखिए यहाँ पर ये जो कहा गया है एक गाय की कीमत 2600 रुपये से 3800 के बीच में, ये भी सही नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है एग्जैक्ट रेंज नहीं दी हुई है, एग्जैक्ट कीमत नहीं बताई गई, बल्कि एक रेंज दी गई है। एक गाय की कीमत 2400 रुपये 4000 के बीच है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि एक गाय की कीमत 2404 यानी 2400 आपकी लोअर लिमिट हो गई। यानी मिनिमम अगर 600 से लगाते हैं तो 4 करोड़ के हिसाब से 2400 लोअर हो गई, और मैक्सिमम के हिसाब से आप इसे करेंगे तो ये 4000 हो गया। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये 2400 और 4000 के बीच में है। तो यहाँ पर आंसर होगा 54 का आपका डी वाला। 55वां प्रश्न है अब आपका, एक समतल में रेखा x रेखा y के अनुलंब है। यानी कहने का मतलब क्या है, आपकी एक रेखा आपकी कुछ इस तरह से एक x रेखा जा रही है ये, ठीक है, और बोला गया है इसमें ये y के अनुलंब है। यानी कि ये यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ कहीं आपकी y है, समतल है ये, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये y के अनुलंब है, इस तरह से है। और रेखा z के समानांतर है। यानी कि x जो है ये किसके समानांतर है, पैरेलल में, ये z के पैरेलल में है, यानी z के समानांतर है। रेखा u, रेखा v और रेखा w दोनों के अनुलंब है। यानी कि यहाँ जो रेखा u है ये रेखा v और रेखा w दोनों के अनुलंब है। यानी कहने का मतलब क्या है आपका, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये आपकी एक रेखा u हम मान लेते हैं, ये आपकी रेखा u है आपकी, और यहाँ पर ये बोला गया है रेखा u जो है ये v और w दोनों के अनुलंब है। यानी कि यहाँ पर आपकी ये v वाली भी इस तरह से इस पर आ रही है और w वाली भी आपकी इस तरह से आ रही है। यानी कि आपकी ये जो है v वाली है और ये आपकी क्या है, w वाली है। रेखा x रेखा v के अनुलंब है। रेखा x जो है रेखा v के अनुलंब है। हाँ, अनुलंब हो रही है, आप देख पा रहे हैं अनुलंब ये हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, यानी ये तो आपने देख लिया, अब इनमें से कौन सा एक कथन सही है ये आपको देखना है। z u और w समांतर हैं, z u और w समानांतर हैं, समांतर है, समांतर का मतलब होता है इस तरह से, पैरेलल है, नहीं है। x v और y समांतर हैं, x v और y ये भी समांतर नहीं है। z v और u सभी w के अनुलंब हैं, यानी z v और u सभी w के अनुलंब हैं, गलत है ये। y v और w समांतर हैं, यानी y v और w बोला गया है y v और w समांतर हैं, ये बिल्कुल सही है। y v और w यानी चाहे ऐसा ले लो आप समांतर या फिर ऐसा ले लो। तो यहाँ पर आप अगर इस तरह से देखेंगे इसको तो y v और w समांतर हैं। तो 55 का आंसर होगा आपका डी वाला। 56वां प्रश्न है अब आपका, एक समाज में केवल 2 प्रकार के लोग होते हैं, योद्धा और कायर। 2 कायर हमेशा दोस्त होते हैं, यानी ध्यान देना, 2 कायर हमेशा दोस्त होते हैं। एक योद्धा और एक कायर हमेशा दुश्मन होते हैं। आप इसको पहले हाईलाइट करके रख लेना। योद्धा एक दूसरे से उदासीन रहते हैं, यानी योद्धा एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल रहते हैं। यदि यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए एक तरफ हम यहाँ पे बाई यानी योद्धा को लिख लेते हैं, योद्धा, और ये क्या है एक तरफ कायर, हम ये बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, यानी एक तरफ योद्धा हो गए और दूसरी तरफ कायर हो गए। यहाँ पर बोला गया है यदि ए और बी दुश्मन है, यानी ए और बी मान लीजिए दुश्मन है। दुश्मन कब होंगे, जब एक योद्धा होगा या एक कायर होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये अभी जो है योद्धा ए में है, सी और डी दोस्त हैं। दोस्त कौन होते हैं, कायर होते हैं। तो ये हमें कंफर्म हो गया, सी और डी क्या में आएंगे, कायर में आएंगे। ई और एफ एक दूसरे से उदासीन रहते हैं, यानी ई और एफ उदासीन कब रहेंगे, जब दोनों ये योद्धा होंगे, तो ये योद्धा वाली श्रेणी में आ जाएंगे। ए और ई दुश्मन नहीं है, यानी ये मतलब हमें साफ साफ यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ए भी योद्धा ही है, और ए और ई दुश्मन होने का मतलब क्या है कि दोनों योद्धा हैं और दोनों न्यूट्रल हैं। जबकि बी और एफ दुश्मन है, यानी बी और एफ दुश्मन क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, एफ योद्धा है और बी आपका कायर है, इसलिए ये दुश्मन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, बी सी और एफ कायर हैं, गलत। बी सी एफ कायर नहीं बल्कि बी सी डी है। ए ई और एफ योद्धा हैं, ये बी वाला कथन बिल्कुल सही है। 56 का बी, कि यहाँ पर आपका
ए, ई और एफ योद्धा हैं। तो 56 में का आंसर होगा आपका बी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। चूंकि आपने पार्ट 1 में आपको याद होगा हमने 32 प्रश्न कवर किए थे, पार्ट 1 में आपने 32 प्रश्न कवर किए थे, तो टोटल आपके जो क्वेश्चन आपके बचे 48 बचे। तो हमने यहाँ पे पार्ट 2 में आपके 24 कवर कर दिए और आपके पार्ट 3 में भी आपके जो है 24 कवर कर दिए जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 56 के बाद आपकी स्लाइड एंड कर दी। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।